दोस्तों नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी खुश होंगे। तो आज की कहानी शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं या जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाकर ऑल का आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारी कहानियों की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे और आप हमारी कहानियों का आनंद उठाते रहें। तो दोस्तों अगर आपको कहानी अच्छी लगती है लाइक शेयर और कमेंट्स जरूर करें ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और बेहतरीन कहानी। शोभा के बेटे ने 31वें साल में कदम रख दिया था, परंतु वह शादी के लिए तैयार नहीं था। शोभा बेटे का विवाह करके अपनी जिम्मेदारियों से निवृत्त होना चाहती थी। सुकेश जी भी चाहते थे कि बेटे की शादी उनकी रिटायरमेंट से पहले हो जाए तो अच्छा है, परंतु जैसे ही वे बेटे से विवाह की बात छेड़ते, बेटा बहाने बनाकर उठ खड़ा होता और वहाँ से चला जाता। जब भी किसी रिश्ते के बारे में बात चलती, बेटा हवा में उड़ा देता। जब भी किसी लड़की की तस्वीर दिखाई जाती तो परे सरका देता। शोभा सारे हथकंडे अपना चुकी थी, अब वह परेशान हो गई थी बेटे की इन हरकतों से। उसने सोच लिया था कि इस विषय में बेटे ऋषभ से कड़ाई से बात करेगी। ऋषभ इंजीनियर है। ऑफिस से लौटा शोभा ने चाय का कप बेटे को थमाते हुए कहा, ऐसा कब तक चलेगा ऋषभ? कब तक शादी नहीं करेगा तू? वह बोला, अभी नहीं। जल्दी क्या है मम्मी, आप तो बस शादी के लिए पीछे ही पड़ जाते हो। यह कहते हुए वह उठकर अपने कमरे में जाने लगा तो शोभा ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, आज तुझे उठने नहीं दूंगी। 30 वर्ष का हो गया है, अभी शादी की उम्र नहीं हुई तो कब होगी? ऋषभ बोला, मम्मी यह आपकी ढूंढी लड़कियां, आखिर मुझे क्या पता कि यह कैसी है। एक दो मुलाकातों में किसी के बारे में कुछ पता थोड़े ही ना चलता है। शोभा बोली, फिर तो कैसे पसंद करेगा तू लड़की, यह भी बता दे। ऋषभ बोला, जब तक लड़की को 2-4 साल देख परख न लूँ मैं शादी के लिए हाँ नहीं करूँगा। शोभा आश्चर्यचकित होकर बोली, क्या मतलब तेरा? ऋषभ, मतलब साफ है माँ, मैं अरेंज मैरिज नहीं करूँगा। शोभा जी बोली, तो क्या तुमने कोई लड़की पसंद की हुई है? ऋषभ बिना जवाब दिए अपने कमरे में चला गया। शोभा उसके पीछे पीछे कमरे में गई। ऋषभ, तू बोलता क्यों नहीं? तूने कोई लड़की पसंद की हुई है क्या? कुछ देर सोचकर ऋषभ बोला, हाँ माँ। तो फिर तूने पहले क्यों नहीं बताया? इतने दिनों से हमें बेवकूफ़ बना रहा था। ऋषभ बोला, बेवकूफ़ नहीं बना रहा था माँ, बताया इसलिए नहीं कि मेरी पसंद को आप लोग स्वीकार नहीं कर पाओगे। शोभा बोली, तेरी पसंद अच्छी होगी तो हम स्वीकार क्यों नहीं करेंगे? तू हमें बताता तो सही, उस लड़की के बारे में। क्या बताऊँ मैं? बहुत सुंदर है, शिक्षित है, मेरी तरह इंजीनियर है, ठीक ठाक सब परिवार है, परंतु वह छोटी जाति की, उस जाति की जिन जातियों के लिए आरक्षण का मुद्दा हमेशा चर्चा का विषय बना रहता है और जिन जातियों पर देश की राजनीति हमेशा गर्म रहती और पापा का ब्राह्मणवाद। वह तो घर के नौकर चाकरों में भी जाति ढूंढते हैं, वह चाहते हैं कि घर में नौकर भी ब्राह्मण हो तो अच्छा है। ऐसी परिस्थितियों में मैं माधवी से शादी नहीं कर सकता, इसीलिए आप मेरी शादी की बात तो भूल ही जाओ। शोभा का मुंह खुला का खुला रह गया। उसकी स्थिति देखकर ऋषभ हंसते हुए बोला, इसीलिए तो कहता हूँ माँ, मुझे ही बेटा बहू दोनों समझ लो और मस्त रहो। यह कहकर वह घर से बाहर जाने लगा। शोभा वहीं पर जड़ सी खड़ी रह गई। बेटे ने तो उसे जीते जी मार दिया। घर से भी साधारण और जाति से भी छोटी, जिस लड़की के आने से पहले ही दिल में फांस चुभ गई हो, दिलों में दीवार खड़ी होने की पूरी संभावना हो, उसके घर आने पर क्या होगा, यह सोचना ही भयानक कष्ट दे रहा था। बेटा तो फिर अपनी दिनचर्या में व्यस्त हो गया, परंतु वह माँ को ज्वालामुखी के शिखर पर बैठा गया। इकलौता बेटा है, मर्जी के खिलाफ शादी करने का दबाव नहीं बना सकती। अब तो पति सुकेश को ही किसी तरह से राजी करना होगा, परंतु बहुत मुश्किल था सुकेश के ब्राह्मणवाद से लड़ना। शोभा कई बार उससे भिड़ चुकी थी, लेकिन बहस का कोई फायदा नहीं हुआ। वह छोटी जाति की लड़की को बहू के रूप में स्वीकार करना नहीं चाहते थे। शोभा बेटे और पति के बीच उलझ कर रह गई। घर कुरुक्षेत्र का मैदान बन गया, शीत युद्ध छिड़ गया। शोभा बेटे के साथ डटी रही। आखिरकार पति सुकेश ने अपने शस्त्र डाल दिए। वह एक शर्त पर विवाह के लिए राजी हो गई कि बेटे और बहू को ऊपर के पोर्शन में शिफ्ट कर देंगे। इस बात के लिए ऋषभ और शोभा दोनों ही तैयार थे। दोनों पक्षों की सफल वार्ता के बाद विधि विधान से विवाह संपन्न हुआ। ऋषभ ने कपड़ों की अटैची उठाई और दान में मिले दहेज के साथ एक गैस चूल्हा खरीदा और उसने ऊपर के पोर्शन में अपनी गृहस्थी बसा ली। शोभा बहू को लेकर पहले से ही कई तरह के विवादों से ग्रस्त थी। ऊपर से छोटी जाति की लड़की, हालांकि वह बहुत अधिक जातिवाद नहीं मानती थी, पर फिर भी रूढ़िवादिता से ग्रसित उसका मन बहू को स्वीकार नहीं कर पा रहा था।
इसीलिए उसने पति सुकेश पर भी विशेष दबाव नहीं बनाया। बहू बेटा अगले 10 दिन के लिए हनीमून ट्रिप पर निकल गए। ऋषभ के विवाह में कई निकट के रिश्तेदार नहीं आए थे, जो नाराज थे। इतनी छोटी जाति की लड़की से शादी जो की थी, शोभा कर भी क्या सकती थी। सबके घर मिठाई भिजवा दी गई, कईयों ने तो मिठाई भी वापस भेज दी। सबका मूड उखड़ा था, उखड़ा ही रहा। शोभा ने भी हाथ खड़े कर दिए। बेटे की मर्जी, हम क्या कर सकते थे। बहू बेटे के हनीमून से लौटने का दिन पास आ रहा था। इसी बीच सुकेश जी को ऑफिस की तरफ से एक हफ्ते की ट्रेनिंग के लिए चेन्नई जा। अगले दिन बेटा बहू हनीमून से वापस आ गए। सुकेश जी पहले दिन ही चेन्नई के लिए रवाना हो चुके थे। अगले दिन सुबह शोभा की नींद देर से खुली। उठकर वह हाथ मुंह धोकर तौलिए से पहुंचती हुई बाहर आ रही थी कि सुबह सुबह कोयल सी मीठी आवाज़ कानों में घुल गई। माँ, चाय लाई हूँ आपके लिए। मुखड़े पर मीठी सी मुस्कान तैर गई। बहू माधवी ट्रे लिए खड़ी थी। शोभा को कुछ समझ नहीं आया। वह इस प्रस्तुति के लिए तैयार नहीं थी। झिझकते हुए बोली, परंतु तुम क्यों लाई हो, मैं खुद बना लेती। माधवी उदास हो गई। चेहरे की चांदनी फीकी पड़ गई। वह बोली, ऋषभ जी ने कहा कि पापा जी नहीं हैं तो आप पी लेंगी। आप नहीं पीना चाहती तो मैं वापस ले जाती हूँ। शोभा का हृदय द्रवित हो गया। नहीं नहीं, रख दो, मैं पी लूँगी। खुश होकर माधवी ने ट्रे साइड टेबल पर रख दी। मुखड़ा फिर से जगमगाने लगा। शोभा का दिल हुआ बहू को एक बार सीने से लगा ले। उसकी बेटी नहीं थी, हमेशा से यही चाहती थी कि एक बेटी होती तो माँ के दुख सुख समझती। परंतु बेटा जैसे जैसे बड़ा हो रहा था, शोभा ने यही उम्मीद दिल में पाल ली थी कि बेटी ना सही, बहू को ही बेटी समझूंगी, उस पर सारा लाड प्यार लुटा दूंगी। अब तो यह दिनचर्या बन गई। शोभा सुबह उठती तो चाय की ट्रे लेकर माधवी उसके पास खड़ी हो जाती। माधवी इंजीनियर है, पर यह कैसे सीख लिया उसने। आजकल की लड़कियां कहाँ इतना आदर सत्कार करती हैं बड़ों का। नौकरी करने वाली बहू के तो अलग ही नखरे होते हैं। सास ही उन्हें टिफ़िन बना कर देती है, परंतु माधवी सबसे अलग है। अगले दिन रविवार था। लंच के समय माधवी कटोरा लिए हाजिर हो गई। माँ, मैंने कढ़ी बनाई, खाकर देखिए कैसी बनी। कढ़ी खाते हुए शोभा सोच रही थी, इतनी स्वादिष्ट कढ़ी। इंजीनियरिंग करती करती यह लड़की कब गृहस्थी के काम भी सीख गई। रात को भी माधवी कमल ककड़ी के कोफ्ते बनाकर रख गई। उसकी संघनता देख शोभा के दिल में सुनाई आजकल की बिगड़ेल बेटी बहुओं की छवि घूम रही थी। बहू माधवी जैसी हो तो घर स्वर्ग बन जाता है, परंतु शोभा उससे अधिक भाव नहीं देना चाहती थी, क्योंकि पति सुकेश जी का ब्राह्मणवाद उसे रोक रहा था। दूसरे दिन काम वाली बाई ने छुट्टी ले ली, यह कहकर कि वह अपने भाई के घर जा रही, कल शाम तक वापस आ जाएगी। सुबह माधवी चाय रख गई। अभी शोभा जी चाय पी ही रही थी कि किचन में बर्तनों की खटर पटर की आवाज़ सुनाई दी। वह किचन में गई तो देखा माधवी जल्दी जल्दी रात के बर्तन धो रही थी। यह क्या कर रही हो माधवी? बहू बोली, माँ, आज काम वाली दीदी छुट्टी पर है, इसीलिए बर्तन धो रही। ऊपर के तो मैंने सुबह उठते ही धो दिए थे। शोभा आश्चर्य से बहू को निहारने लगी। प्यार से बोली, तुझे ऑफिस के लिए देर नहीं हो रही? माधवी बोली, नहीं, अभी तो टाइम है, जल्दी से बर्तन साफ करके तैयार हो जाऊंगी। शोभा सोचने लगी, मेरी सहेलियों को कितनी शिकायतें अपने बहू बेटों से, परंतु मेरी बहू कितनी अलग है। मेरी अपनी बेटी होती तो क्या ऐसी ही होती? उसका दिल फिर किया कि बहू को सीने से लगा ले, जी भर कर दुलार करे, लेकिन पति के गुस्से के बारे में सोचकर वह ठिठक गई। दोनों की शादी करा दी, अब खुश रहे। मुझे बहू के साथ ज़्यादा मेल मिलाप नहीं करना चाहिए, आखिर वह छोटी जाति की। सुकेश जी इसे कभी स्वीकार नहीं करेंगे। सिंक धोकर हाथ पोंछकर माधवी चली गई। एक हफ्ता गुजर गया। सुकेश जी की रात की वापसी की ट्रेन थी। सुबह चाय पीकर शोभा गेट का ताला खोलने के लिए बाहर जा रही थी कि बरामदे की सीढ़ी पर पैर लड़खड़ा गया। एक चीख निकली, वह वहीं पर बैठ गई। जोर की चीख सुनकर ऋषभ और माधवी भागते दौड़ते नीचे उतरकर उसके पास पहुंच गए। पैर पकड़कर शोभा कर रहा रही थी। क्या हुआ माँ? उसके दाएं पैर में दर्द हो रहा था। ऋषभ बोला, कहीं फ्रैक्चर तो नहीं हुआ? अभी डॉक्टर के पास ले चलते हैं, आप चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। पैर में फ्रैक्चर नहीं आया था, मोच आ गई थी। डॉक्टर ने कुछ दिन आराम करने के लिए कहा। ऋषभ ऑफिस चला गया, लेकिन माधवी थोड़ी देर शोभा के पास ही बैठी रही। शोभा बोली, मैं ठीक हूँ। माधवी, तुम ऑफिस जाओ। माधवी बोली, नहीं माँ, ऐसी हालत में आपको छोड़कर मैं ऑफिस कैसे जा सकती हूँ? फिलहाल कुछ दिन की छुट्टी ले ली, पापा भी आ जाएंगे। ऐसे में खाना भी कैसे बनाएंगे आप?
शोभा का दिल फिर से भर आया। मन ही मन सोचने लगी, मेरी बेटी होती तो क्या ऐसी ही होती? नहीं नहीं, ऐसी क्यों होती, बल्कि यही है मेरी बेटी। शोभा ने नम आंखों से बहू को सीने से लगा लिया। उसका बरसों पुराना सपना पूरा हो गया। माधवी ने सास का स्नेह तो पा लिया, लेकिन ससुर जी के दिल में जगह बनाना टेढ़ी। रात की ट्रेन से सुकेश लौटे। शोभा के पैर में पट्टी बंधी देख परेशान हो गए, परंतु शोभा के चेहरे पर दर्द परेशानी का नामो निशान नहीं था। वह आराम से पलंग पर पीछे तकिया लगाए पीठ टिकाए बैठी मुस्कुरा रही थी। सुकेश ने पूछा, दर्द तो नहीं हो रहा तुम्हें? कुछ खाना तो बना नहीं होगा, मैं बाहर से ऑर्डर कर देता हूँ। तभी दरवाजे पर आहट हुई। देखा तो माधवी 2 प्लेट में खाना लिए खड़ी थी। मुस्कुराती हुई आगे बढ़ी, एक प्लेट शोभा को पकड़ा दी। सुकेश आश्चर्य से शोभा की तरफ देख रहा था। उसने दूसरी प्लेट साइड टेबल पर रख दी, चरण स्पर्श करके वापस जाने लगी। शोभा खाना खाने लगी। सुकेश के स्वर में क्रोध था। वह बोले, तुम कब से खाने लगी इसके हाथ का? शोभा गुस्से में भरकर बोली, सलीके से बात करो सुकेश, वह हमारे बेटे की पत्नी और इस घर की बहू। अब जो जाति हमारी है वही उसकी भी। सुकेश जी बोले, परंतु मेरे घर में यह सब नहीं चलेगा। इस विषय में तुमसे पहले ही बात हो गई थी। मैंने यह शादी सिर्फ ऋषभ की जिद के कारण होने दी थी, वरना इतनी छोटी जाति में तुम जानती हो मुझे नफरत है। सुबह बोली, मुझे चोट लगी थी, खाना बना नहीं सकती थी, और वैसे भी मैं तुम्हारी तरह ब्राह्मणवाद के पीछे पागल नहीं हूँ। तुम्हें बाहर से खाना ऑर्डर करना है तो कर लो, लेकिन ध्यान रखना, जिस जगह से खाना ऑर्डर करो वहाँ खाना किसने बनाया है उसके ब्राह्मण होने का प्रमाण पत्र अवश्य चेक कर लेना। कितनी शादी ब्याह में तुम जाते हो, खाना बनाने वालों का, स्नैक्स सर्व करने वालों की जाति भी पूछते हो क्या? सड़क मार्गों से लंबी लंबी यात्राएं करते हो, ऑफिशियल दौरे पर जाते हो, रास्ते भर में रुकते हो, खाते पीते हो, क्या वहाँ पर सब की जाति पूछ कर खाते हो? सुकेश के पास इन बातों का कोई जवाब नहीं था। वह ठगा सा खड़ा रहेगा। सच ही तो है, शोभा के तर्क में दम था। जब वह किसी बात पर अड़ती थी तो फिर उसे डिगाना मुश्किल था। थोड़ी देर सुकेश खड़े सोचते रहे, फिर खाना खाने लगे। सुकेश ने रोटी का पहला टुकड़ा तोड़कर सब्जी में लगाकर मुंह में डाला। वाह क्या स्वाद है! शोभा खाना खाती रही। दोनों ने खाना खत्म किया ही था कि माधवी फिर आ गई। माँ कुछ चाहिए तो नहीं? बाबूजी को खाना खाते देख वह अचंभित सी हो गई। जाने के लिए वापस मुड़ी। सुकेश जी बोले, रुको बेटी, बहुत अच्छा खाना बनाया है तुमने। इंजीनियरिंग करते करते कैसे सीख लिया इतना सब कुछ? हतप्रभ माधवी अचल खड़ी रही। उसकी आंखें नम हो गई, हृदय भाव विभोर हो गया। नम स्वर में बोली, आपको अच्छा लगा पापा? सुकेश जी बोले, हाँ बहुत अच्छा। आज पहली बार तुम्हारे हाथ का खाना खाया है, इसीलिए शगुन तो बनता है। सुकेश ने अलमारी से कुछ रुपए निकालकर माधवी के हाथ में रख दी। हमारी तरफ से अपने लिए कुछ ले लेना। माधवी की आंखें नम थीं। वह सुकेश के चरणों में झुक गई। सुकेश बोला, माफ़ी चाहता हूँ बेटी, कभी कभी बड़ों से भी गलतियाँ हो जाती। माधवी बोली, नहीं पापा, ऐसा मत कहिए, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं। सुकेश ने माधवी के सिर पर हाथ रख दिया। तभी ऋषभ माधवी को ढूंढते हुए नीचे उतर आया। देखकर आश्चर्यचकित हो गया। एक प्रश्नवाचक दृष्टि माँ पर डाली, फिर उसकी आंखें भी सजल हो गई। माँ ने गर्दन हिला दी। इशारा समझकर ऋषभ उल्टे पैर वापस लौट गया। वह अपना बोरिया बिस्तरा समेटने लगा। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताएगा। इस कहानी में किस पात्र की भूमिका अच्छी रही और इस कहानी से आपको क्या सीख मिली यह भी कमेंट्स करके जरूर बताएगा। तो अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगती है, लाइक शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें, ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे और हम आपके लिए नई नई कहानियाँ लेकर आते रहें। तो कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय जवान और जय किसान।